इससे पहले जो लेक्चर दिया था उसमें हमने बात की थी किस तरह से मॉलिक्यूल के अंदर ध्रुवणता या पोलराइजेबिलिटी क्रिएट होती है जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था अपन ने। वो एक्सप्रेशन था म्यू आई इक्वल टू अल्फा ई, जिसको हमने क्या दिया था, इक्वेशन 1 दी थी। म्यू आई क्या प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण था, ई क्या थी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड अल्फा क्या था आपका, पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, अणु की ध्रुवणता। अणु की जो ध्रुवणता है, पोलराइजेबिलिटी है, वो सबकी सेम नहीं होती, वो डिपेंड करता है उनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की संख्या पर। सेकंड जो इक्वेशन हमने दी थी वो क्या थी, E इक्वल टू E नॉट साइन 2 पाई न्यू टी। ये इक्वेशन कहाँ से आई थी, ये जो हम विकिरण आपतित कर रहे हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से मॉलिक्यूल के अंदर जो ध्रुवणता क्रिएट हो रही है उसकी वजह से ये इक्वेशन आई, E इक्वल टू E0 साइन 2 पाई न्यू टी। न्यू क्या थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन था, और टी क्या, टाइम इन सेकेंड। अब हम जब टोटल पोलराइजेबिलिटी की बात करते हैं मॉलिक्यूल की, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो गया, और दूसरा वो जो विकिरण हम इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी वजह से हो गया। तो टोटल पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज गिवन बाय अल्फा इक्वल टू अल्फा 0 प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू आई टी। तो ये हो गया आपके टोटल जो रेडिएशन है फर्स्ट सेकेंड, ये है इक्वेशन 4। थर्ड जो इक्वेशन आई थी वो हमारी आई थी, हमने ई को इसमें पुट किया था, तो म्यू आई इक्वल टू जो आया था अपना, अल्फा तो है ही एज सच, ई की वैल्यू हमने रखी थी E नॉट साइन 2 पाई न्यू टी। ये जो इक्वेशन थी ये कौन सी होगी, हमारी इक्वेशन हो गई थर्ड। तो इस तरह से 4 इक्वेशन होगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू आई क्या, यहाँ पर अल्फा 0 क्या है, साम्यावस्था में ध्रुवणता, साम्यावस्था में ध्रुवणता, पोलराइजेबिलिटी इन इक्विलिब्रियम, एंड बीटा क्या है, कंपन तथा घूर्णन के कारण ध्रुवणता की दर, कंपन तथा घूर्णन के कारण ध्रुवणता की दर। तो रेट ऑफ पोलराइजेबिलिटी ड्यू टू वाइब्रेशन एंड रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अल्फा 0 इक्विलिब्रियम पर क्या उसकी पोलराइजेबिलिटी थी, साम्यावस्था पर क्या उसकी ध्रुवणता थी। बीटा का पता लग गया, बीटा क्या है, कंपन तथा घूर्णन के कारण ध्रुवणता की दर। न्यू आई क्या, अणु की आंतरिक गति, आंतरिक मोशन के अंदर क्या आ जाएगा, उसके इंटरनल मोशन के अंदर वाइब्रेशन और रोटेशन। तो अणु की जो आंतरिक गति हो रही है कंपन तथा घूर्णन की वजह से ये हो गई न्यू आई। तो मुझे लग रहा है लिखने की जरूरत नहीं है, आप सब लिख लोगे, एक बार और सुन लो। अल्फा 0 क्या है, अल्फा नॉट क्या है, साम्यावस्था में ध्रुवणता। बीटा क्या है, साम्यावस्था में ध्रुवणता, पोलराइजेबिलिटी इन इक्विलिब्रियम। बीटा क्या है यहाँ पर, कंपन तथा घूर्णन के कारण ध्रुवणता की दर, रेट ऑफ पोलराइजेबिलिटी ड्यू टू वाइब्रेशन एंड रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। एंड व्हाट इज न्यू आई, न्यू आई क्या है, अणु की आंतरिक गति, इंटरनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। इंटरनल मोशन किस वजह से हो रहा है, न्यू आई इंटरनल मोशन किस वजह से हो रहा है, वाइब्रेशन और रोटेशन की वजह से जो मोशन हो रहा है हम उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल मोशन। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अल्फा कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा का मान समीकरण 3 में रखेंगे। अल्फा का मान समीकरण 4 से 3 में रखने पर, क्लियर, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम इक्वेशन 4 इनटू इक्वेशन 3। अभी रखिए तो क्या आ जाएगा, म्यू आई तो है आपका प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, अल्फा की जगह क्या रखेंगे आप, अल्फा नॉट प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू आई टी, ये हो गया आपका, ठीक है, प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाई, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा की जगह आ गया अल्फा नॉट, ये बीटा साइन, अब आ गया आपका ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 5, क्लियर। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, न्यू आई इक्वल टू अल्फा 0 ई नॉट
साइन 2 पाई न्यू टी प्लस बीटा ई नॉट, आप ये देखें प्लस बीटा ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 6। इसको हम किससे करेंगे, इसको इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, अलग फैक्टर आप देख सकते हैं, ये वाला अलग फैक्टर है। तो एक बार हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, एक बार हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अल्फा नॉट ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी प्लस बीटा ई नॉट साइन 2 पाई न्यू आई टी इंटू साइन 2 पाई न्यू टी। हमने इसको डाला इक्वेशन नंबर 6। अब ये जो है और इसको सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे जो साइन है, साइन की जो दो वैल्यू दे रखी है उसको साइन थीटा साइन फाइव, तो साइन थीटा साइन फाइव ये लगभग इसी तरह से ये किसके बराबर होता है, हाफ कॉस थीटा माइनस फाइव माइनस हाफ कॉस थीटा प्लस फाइव, इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर एक तरह से ये साइन थीटा फाइव की तरह, साइन थीटा साइन फाइव की तरह है। तो ये वाली इक्वेशन की हेल्प लेते हुए हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन होगी वो होगी म्यू वाई इक्वल टू, ये जो आई एस सच रहेगी अल्फा नॉट ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी, ये एस सच है। ये जो इक्वेशन है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, हाफ बीटा ई नॉट कॉस 2 पाई न्यू माइनस न्यू आई प्लस माइनस हाफ बीटा ई नॉट कॉस 2 पाई न्यू प्लस न्यू आई। ये जो इक्वेशन इसके अंदर कन्वर्ट हो गई, हमने यहाँ पे क्या लिया, इसको हमने क्या माना साइन थीटा साइन फाइव, और कौन सी इक्वेशन लगाई ऊपर वाली, साइन थीटा साइन फाइव हाफ कॉस थीटा माइनस फाइव माइनस हाफ कॉस थीटा प्लस फाइव। तो इसी तरह से है, देखिए आप थीटा माइनस फाइव मतलब न्यू माइनस न्यू आई माइनस हाफ बीटा ई नॉट कॉस 2 पाई न्यू प्लस आई। अब ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 7, आप देख सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर 3 पद है, इसके अंदर कितने पद हैं, 3 पद हैं, या इस इक्वेशन के अंदर 3 स्टेप है, 1 2 और थर्ड वन गया तीसरे स्टेप पे। तो पहला पद है फर्स्ट क्या शो करता है, पहला पद या हम कह सकते हैं इंग्लिश में फर्स्ट लाइन शो करती है रेले स्कैटरिंग को। रेले स्कैटरिंग हिंदी में बोलेंगे इसको रेले प्रकीर्णन। रेले प्रकीर्णन क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी किसके समान है, आपतित विकिरण के समान है। जो सेकंड है जिसमें न्यू माइनस न्यू आई आया है, जो सेकंड है वो किसको बताता है, स्टोक रेखा, स्टोक लाइन। पहला कौन सा होगा, रेले लाइन, रेले रेखा, ठीक है। सेकंड क्या हो गया, स्टोक रेखा, या इसको बोलेंगे हम स्टोक लाइन। तो तीसरा वाला पद है इसके अंदर न्यू प्लस न्यू आई है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसको बोलेंगे अपन एंटी स्टॉक, एंटी स्टॉक रेखा या एंटी स्टॉक लाइन। इस तरह से ये जो थ्योरी है वो तीनों तरह की लाइन को एक्सप्लेन करती है कि कैसे हमें रेले लाइन मिलती है, कैसे हमको स्टोक लाइन मिलती है और कैसे हमको एंटी स्टॉक लाइन मिलती है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जो रमन स्पेक्ट्रम है उसमें रोटेशन और वाइब्रेशन मॉलिक्यूल कर रहा है उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उसी की चेंज होने की वजह से स्टॉक और एंटी स्टॉक लाइनें प्राप्त होती हैं।
तो अगर हम बात करते हैं शुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रा के बारे में, तो इसका आप देखें इस प्रकार से इसका सिलेक्शन रूल प्राप्त होता है। तो टॉपिक इज द्विपरमाणविक अणु का शुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा। हम घूर्णन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन घूर्णन हम कहाँ देख रहे हैं? रमन स्पेक्ट्रा के अंदर देख रहे हैं। दिस इज द टॉपिक, प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। ध्यान दें, द्विपरमाणविक अणु का शुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा। तो जो रोटेटिंग मॉलिक्यूल, जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने देखा था कि हम किस तरह से जो एनर्जी लेवल है रोटेशनल क्वांटम नंबर की, उसकी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो डेरिवेशन आई थी ये सेम है। दिस इज द ER इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर I जे जे प्लस 1, जहाँ पर I क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण था, अगर आपको याद हो। B ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो हम इसको कांस्टेंट B में कन्वर्ट कर देते हैं। तो नाउ दिस इक्वेशन इज सिंप्लीफाइड इनटू, ये सरल रूप से किस में लिखी जा सकती है? ER इक्वल टू B जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम इसको न्यू बार की टर्म्स में, एनर्जी किस में है? जूल में। जूल को हम सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? HC से हम क्या करते हैं? उसको डिवाइड कर देते हैं। तो जब HC से डिवाइड करें तो H से H कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर C आ जाएगा, तो हो जाएगा H/8 पाई स्क्वायर I C जे प्लस 1, इसको B जे प्लस 1। अब यहाँ पर यहाँ पर है ये जूल के अंदर, ये जो थी जूल, और ये हो गया आपकी सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप ध्यान दें, सेंटीमीटर इनवर्स के लिए हम कैसे करते हैं? HC से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जो सिलेक्शन रूल है घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी को रमन स्पेक्ट्रा के अंदर, ये सिलेक्शन रूल है डेल्टा J इक्वल टू 0, डेल्टा J इक्वल टू प्लस माइनस 2। डेल्टा J इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? रेले लाइंस को। यानी वो ये रेले लाइन कौन सी थी? जो लाइन आपको याद है स्पेक्ट्रम के बीच में जो आ रही थी, इसको हम क्या बोलते हैं? रेले लाइन। तो जो रेले लाइन है, इसकी जो इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, इंसिडेंट और जो आपकी रिफ्रैक्टेड या आप कहेंगे आपतित और प्रकीर्णित विकिरण, दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है, दोनों की लैम्डा बराबर है। तो हम इसको बोलेंगे रेले लाइन। रेले लाइन के लिए डेल्टा G का मान क्या होता है? 0, यानी किसी भी तरह का, कोई भी तरह का मूवमेंट नहीं होता मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है। अब जो सिलेक्शन में डेल्टा J इक्वल टू प्लस 2, डेल्टा J इक्वल टू प्लस 2 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हम दो ऊर्जा स्तरों के बीच तरंग संख्या में अंतर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन रूल ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम ये इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन, डेल्टा न्यू बार इक्वल टू B जे डैश J प्लस 1 माइनस B जे डबल डैश दिस J डबल डैश प्लस 1, हम इसमें मान रखेंगे J का, तो 2 रखेंगे। तो डेल्टा J इक्वल टू प्लस 2 के लिए क्या आएगा? B 4 J डैश प्लस 6 सेंटीमीटर इनवर्स आएगा। और डेल्टा J इक्वल टू माइनस 2 के लिए क्या आएगा? ये होगा डेल्टा न्यू बार इक्वल टू माइनस B 4 J डैश प्लस 6 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि जो रमन लाइन है वो कौन सी तरंग संख्या पर आएंगी, उनके लिए सिलेक्शन रूल होगा रमन लाइन न्यू बार इक्वल टू न्यू आई प्लस डेल्टा न्यू बार, ये होगी आपकी स्टोक लाइन की। सेकंड जो आपके एंटी स्टोक के लिए न्यू बार इक्वल टू न्यू आई माइनस, ये देखेंगे आप माइनस, ये प्लस है तो दूसरा होगा माइनस डेल्टा न्यू बार। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि दिस न्यू बार इक्वल टू न्यू आई प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा न्यू। अब हम इसको लिखेंगे स्टोक लाइन के लिए हमारी क्या इक्वेशन होगी? माइनस वाली, और ये होगी एंटी स्टोक के लिए। तो ये होगी एंटी स्टोक। एंटी स्टोक के लिए हम कैसे लिखेंगे? न्यू एंटी स्टोक इक्वल टू न्यू नॉट प्लस आ जाएगा यहाँ पर बीटा 4J प्लस 6। इस तरह से हम न्यू बार स्टॉक के लिए लिखेंगे। तो स्टॉक के लिए क्या आ जाएगा? माइनस बीटा 4J प्लस 6 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये क्या बताता है? ये जो लाइन है प्लस वाली, ये होगी आपकी क्यू ब्रांच लाइन, दिस प्लस वाली होगी क्यू ब्रांच लाइन, और ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं एस ब्रांच लाइन। ये जो ब्रांचिंग है हम कहाँ से लेते हैं? रेले लाइन से। तो दोनों तरफ की लाइनें आ रही हैं, उसको हम एक को क्यू बोलते हैं, दूसरी को बोलते हैं एस ब्रांच लाइन। ये आप देखें क्या प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, द्विपरमाणविक अणु का शुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा। जैसे कि अभी हमने बताया था, इसमें क्या था सिलेक्शन रूल? डेल्टा J इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो जो प्लस माइनस 2 में जो प्लस है, प्लस क्या बताता है? एब्जॉर्प्शन। डेल्टा J इक्वल टू प्लस माइनस 2 देखा, तो प्लस में क्या बताता है? एब्जॉर्प्शन।
एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण हो रहा है, और ये क्या बता रहा है, इमिशन यानी कि उत्सर्जन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन में क्या है, ये इस तरह की लाइन प्राप्त होंगे, और इमिशन के अंदर ये जो सेकेंड लाइन है ये इमिशन से प्राप्त होगी। ये माइनस वाली फॉर्म में जो नीचे की तरफ एरो है ये इमिशन को प्रदर्शित कर रहा है, और ऊपर की तरफ एरो किसको शो कर रहा है, एब्जॉर्प्शन। तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन है रोटेशनल हम लेवल के बारे में बात करते हैं, तो स्टार्टिंग के अंदर जो डिफरेंस है वो कम है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर लेवल जाते जाते हैं नंबर बढ़ता जाता है, स्पेसिंग जो है लेवल्स के बीच की बढ़ती जाती है। इस स्पेक्ट्रम को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ये जो लाइन है ये रेले लाइन है, इसकी इस तरह वाली लाइन एंटी स्टॉक लाइन है, ये वाली लाइन स्टॉक लाइन है। एंटी स्टॉक लाइन कौन सी होती है, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है, और स्टॉक लाइन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी इंसिडेंट रेडिएशन से कम होती है। तो आप ये जब देखेंगे इस तरह के स्पेक्ट्रा को, तो ये बता रहा है कि स्टार्टिंग में डेंसिटी कम है, फिर मैक्सिमम हो जाता है, फिर धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो ये क्या शो कर रहा है कि स्टार्टिंग में मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, मॉलिक्यूल की इंटेंसिटी वो बढ़ रही है, तो ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज कॉल्ड जे मैक्स, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली वैल्यू होगी। उसके बाद वापस से जो स्पेक्ट्रल लाइन है उनकी तीव्रता कम होने लग जाती है। रेले लाइन से जो दूसरी लाइन पहली लाइन है यहाँ पे देख सकते हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है 6b सेंटीमीटर इनवर्स, ये 6b सेंटीमीटर है, ये भी 6b सेंटीमीटर इनवर्स है, एंड दिस लाइन इज 4b सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद ये जो लाइन है इसका भी 4b होगा, इसका भी 4b होगा। तो रेले लाइन से जो प्रथम लाइन है, चाहे वो स्टॉकियो एंटी स्टॉकियो, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, 6b सेंटीमीटर इनवर्स होता है, और फर्स्ट से सेकंड के बीच का जो डिफरेंस है इट इज 4b सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हो गई शुद्ध गुण रमन स्पेक्ट्रा के बारे में बात। अब हम बात करते हैं द्विपरमाणु कणों का शुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रा, क्योंकि हमने देखा था जब थ्योरी ऑफ रमन स्पेक्ट्रा पढ़ रहे थे कि दोनों ही चीजें वैल्यूएबल है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। कौन कौन सी, रोटेशन, गुणन भी और कंपन भी। तो आप देख सकते हैं इस कंपन स्पेक्ट्रा को एक्सपेंड करने के लिए वही रूल ओबे होंगे जो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के नियम थे। क्लियर? तो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या था, हमने कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेल में पढ़ी है। इसमें अपने बॉन्ड को क्या होना था, बॉन्ड कंपन कर रहा है, और उसको दो तरह से ट्रीट किया था, पहले हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, दूसरा एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। और उसकी जो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो अहार्मोनिक ऑसिलेटर था उसकी जो एनर्जी लेवल का जो समीकरण थी हमने ये ड्राइव की थी, अगर आपको याद हो। इसमें डिफरेंट वैल्यू पुट करने से हमें n = 0, 1, 2, 3 हम एनर्जी निकाल लेते हैं एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के डिफरेंट वाइब्रेशंस लेवल की। तो यहाँ पे भी जो सिलेक्शन रूल है ये सेम है, डेल्टा n = +-1, +-2, +-3। जो +-1 है वो बताता है फंडामेंटल बैंड्स को, और +-2 बताता है +-2 +-3 ये बताते हैं प्रथम फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड ओवरटोन को। ओवरटोन क्या होते हैं मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, जब ट्रांजिशन 0 to 1 से हो रहा है फंडामेंटल, जब 2 और 3 में जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट और सेकंड ओवरटोन। तो ये हो गया रमन स्पेक्ट्रम के बारे में। एंड जो एप्लीकेशन है रमन स्पेक्ट्रम की, दिस इज बेसिकली डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। हम किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड अगर हमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों पता है उस मॉलिक्यूल का, तो हम इजीली हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा बैंड आपका आईआर एक्टिव है, कौन सा है रमन एक्टिव। समटाइम्स देखा गया है, जैसे हम आईआर स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, और CO2 के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि हमें कितने बैंड मिलते हैं, 4 बैंड। इसमें से जो पहला होता है, फर्स्ट बैंड होता है, जो सिमेट्रिक वाइब्रेशंस की वजह से होता है, सममिति वाइब्रेशंस की वजह से होता है, वो क्या होता है, आईआर इनएक्टिव होता है। तो पहला वाइब्रेशन जो आईआर इनएक्टिव है वो रमन में क्या एक्टिव है। अब सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ उसके अंदर आईआर में पीक अच्छी आ रही है, लेकिन रमन में उतनी अच्छी पीक नहीं आ रही है। इस तरह से डिटर्मिनेशन ऑफ N2 का जो स्ट्रक्चर है, N2 का ये फाइंड आउट किया कि N2 का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसकी कंबाइंड एप्लीकेशन दोनों के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। तो जरूरी नहीं है कि जो आईआर इनएक्टिव है वो रमन एक्टिव रहे, या जिसकी आईआर पीक इंटेंसिटी आ रही है वो रमन नहीं शो कर रहा है। कई बार दोनों शो करते हैं, लेकिन एक की इंटेंसिटी अच्छी होती है एक रीजन के अंदर, दूसरे की इंटेंसिटी कम होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन डिटरमाइन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। तो दिस इज ऑल अबाउट रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी।